ठीक। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर जो कल आपने क्वेश्चन करवाया उसका ऑप्शन सी आपने कैसे सेटिस्फाई कराया वही समझ में आया। कल जो क्वेश्चन कराया उसमें। सर जो क्वेश्चन था ए इज आइडेंटिटी ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू ए, तो ये कैसे आपने सेटिस्फाई कराया। तो माइक के पास आके जोर से बोलो, माइक को साउंड बढ़ा दीजिए, साउंड फुल कर दीजिए ना। आवाज़ तुम लोग क्यों नहीं आती है तेज? हाँ यहाँ तो ठीक है। दोबारा पूछो, जोर से पूछो, क्या कह रहे हो, सुनाई दिया। सर जो क्वेश्चन था ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू ए, ये वाला ऑप्शन जो है वो कैसे सेटिस्फाई। ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू ए, यही ना? तो मुझे प्रूव करना है कि ए स्क्वायर ए होगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ ट्रांसपोज लगा लो। सो ट्रांसपोज जब लगाएंगे ए ट्रांसपोज ए, इसका होल ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज, यही ना? ठीक है यहाँ तक? अब इसका ट्रांसपोज निकालना आता है तुम्हें? ए इंटू बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? सर बी ट्रांसपोज ए तो ट्रांसपोज। लगाओ वहाँ फॉर्मूला लगाओ, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? ए। तो यहाँ पे लगाओ वही चीज़। तो यहाँ इस पे अप्लाई करो, ये ए इंटू बी है तो क्या होगा तुम ही बताओ, ये किसके इक्वल आएगा? सर ये आएगा ए ट्रांसपोज ए के। सो ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। सो ये तुम्हें गिवन था, अभी ये निकल के आया, तो इससे क्या पता चला? अब ये इक्वेशन 1 है, इसी इक्वेशन से ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इक्वेशन 1 और 2 क्या इंप्लाई कर रहा है? इक्वेशन सर ए की वैल्यू ए ट्रांसपोज के बराबर है। ए बराबर ए ट्रांसपोज है, ठीक है। अब तुम एक काम करो, इसमें ध्यान से देखो फर्स्ट इक्वेशन को। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में ए ट्रांसपोज की जगह ए रख दूंगा तो क्या होगा? मैंने अब ये प्रूव कर दिया ना, ए बराबर ए ट्रांसपोज। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन में ए ट्रांसपोज को ए रख देता हूं तो क्या होगा बताओ? अरे भाई कहां से तुम बोल रहे हो, हमारा समझ आया कि नहीं आया? ये सर। ओके। तो ठीक है जी, आगे बढ़े। तो हम लोग यहाँ पे थे, तो गेट का सिलेबस है। तो ठीक है, एग्जाम का सिलेबस है आपके पास। सो यहाँ पे हम लोग अभी ये वाला पार्ट कवर कर रहे हैं, लीनियर अलजेब्रा वाला ना, ये वाला मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो ये वाला पार्ट हमने कल अब तक कवर कर लिया है। यहाँ तक हमने अभी डिस्कस किया है, बेसिक इंट्रोडक्शन किया है कि क्या होता है, कैसे है। प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस करना होगा, तो उसके लिए आप डिफरेंट प्लेसेस से बुक्स का हेल्प ले सकते हैं, असाइनमेंट का हेल्प ले सकते हैं। तो इन सब जगहों से आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ड्राइव में बहुत सारे असाइनमेंट ऑलरेडी है, मैथ स्टैट्स लीनियर अलजेब्रा नाम का फोल्डर है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी है आपको प्रैक्टिस के लिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप फिर से, है ना, जो लोग नए हैं, यहाँ ड्राइव में ऑलरेडी एक फोल्डर है मैथ स्टैट्स लीनियर अलजेब्रा नाम से। तो उसमें जाके तुम्हें ऑलरेडी मिल जाएगा असाइनमेंट, तो वहाँ जाके देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी है, उसको तुम्हें सॉल्व करना होगा। तो मतलब हर क्लास में बताता हूँ मैं ये जो है ना, ये फोल्डर जब खोल रहे होगे, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, तो वहाँ जाओगे। सो ये तुम्हें इस फोल्डर को पहले खोलना है, ये वाला फोल्डर खोलना है, पी वाई क्यू असाइनमेंट टॉपिक वाइज जैम स्लैश गेट। अब इसके अंदर ये सारे टॉपिक वाइज असाइनमेंट इसी के अंदर है। तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर यही है। इसमें तुम ये वाला खोलोगे, इसमें सारे लीनियर अलजेब्रा के सब असाइनमेंट मिल जाएंगे तुम्हें। तो इसमें जितने भी लीनियर अलजेब्रा के असाइनमेंट्स हैं वो सब तुम्हें मिलेंगे, है ना। आज मैंने ये भेजा था जो कल तुम लोगों को बोला था आंसर की के साथ। तो जैम 2005 से 24 तक, है ना, ये वाला आज तुम्हें, आज ग्रुप में मैंने यही वाला सेंड किया था। तो ये सब तुम ट्राई कर सकते हो, जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं वो वाले से भी। रैंक कभी डिस्कस नहीं किया है, तो रैंक कभी डिस्कस करेंगे, तो रैंक पे आ जाएगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी डिस्कस नहीं किया है। ये डिटर्मिनेंट आज हालांकि बेसिक डिस्कस कर चुके हैं,
प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, आसान है हालांकि ये। फिर ये भी ऐसे ही, ये तो सब्जेक्टिव तब आता था, लेकिन तुम ट्राई कर सकते हो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। इस तरह से है रैंक सिस्टम, ये सब है, तो ये सब अभी डिस्कस करूंगा मैं। पहले एक बार टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं, थ्योरीज कर लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन तब आता था, लीनियर ट्रांस, अब ये जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, तब सिलेबस में था। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन जैम में नहीं आएगा, आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो बाकी बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, नहीं सब बेसिक प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन, इसको मैं डिस्कस करूंगा अभी। पहले थ्योरीज बता देता हूँ, फिर देखते हैं, है ना। सब आसान क्वेश्चन है। तो इसको ट्राई करो, देखो जो क्वेश्चन कर पाते हो, सॉल्व कर पाओगे, उसको ट्राई करके देख सकते हो। तो आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर भी पढ़ना है, ये सब क्वेश्चन ना बहुत सारे बाहर के क्वेश्चन है। इसमें गलती है, सीक्वेंस सीरीज भी डाल दिया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अभी। तो सर मैट्रिक्स के बाद क्या पढ़ाएंगे? अभी डिटर्मिनेंट पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें आएगी। तो अच्छा, लिनियर अलजेब्रा के बाद वो स्टैटिस्टिक्स पे आएंगे ना, ये पोर्शन कंप्लीट होगा उसके, अभी तो ये पहले ये पूरा कंप्लीट हो जाए। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। डिटर्मिनेंट हमने डिस्कस किया था, तो मैं इस वाले पार्ट को अभी डिस्कस करता हूँ ना, यहाँ तक हम लोगों ने, फिर रैंक पे आ जाएंगे। सो इसमें क्या था, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट हमने शुरू के क्लासों में डिस्कस किए थे। डिटर्मिनेंट क्या है, एक नंबर है, मतलब एक फंक्शन है हालांकि ये, जो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक नंबर के साथ एसोसिएट करता है। तो वो जो नंबर आता है वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, ठीक है ना। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट एक्सपैंड कैसे करते हैं, सो डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करने के लिए आपको पता ही है कि 1x1, 2x2, 3x3 या 4x4 है, तो डिटर्मिनेंट ओपन कैसे करना है, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ओपन कैसे होगा, उसके बाद यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो कह रहा है इवेलुएशन ऑफ डिटर्मिनेंट यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, इसको जरा डिस्कस करते हैं। सो ये प्रॉपर्टीज में आ जाएगा, तभी मैं डिस्कस करता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट सबको एक्सपैंड करना आता ही होगा। सो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुमसे पूछा जाए, चलो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं पहला अगर लिखूं कि जैसे जीरो मैट्रिक्स है, सिंपल n क्रॉस n की, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जीरो मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स, और जीरो ये n क्रॉस n की जीरो मैट्रिक्स है, तो ये तो ऑब्वियस है ना, इसमें कुछ पूछना थोड़ी है। जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई n क्रॉस n की है, सो इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 1 है। ये सब बहुत ट्रिवियल है जो आप जानते हो। अभी हमने लिखा था कुछ दिन पहले कि ए बी दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस है n क्रॉस n की। सो ए इंटू बी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा, दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अगर ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, सो ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट बी के। फिर अभी हमने लिखा हुआ था ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है। अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, सो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, 1/डिटरमिनेंट। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अगर इन्वर्टिबल है तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगी ए की। सो ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आप ऑलरेडी जानते होंगे, मैं है ना रिकॉल करा रहा हूँ, फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे कंप्लीट। आगे जैसे सिक्स है, जैसे कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, सो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, कोई डायगोनल मैट्रिक्स हो या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज या डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। सो अब मैं बेसिक लिख देता हूँ कुछ, तो ये हो गया तुम्हारा बेसिक प्रॉपर्टीज। थोड़े आगे बढ़ते हैं, देखो तो इसमें क्या है, कितना पॉइंट लिखा हमने, मान लो 5 में छठा लिखता हूँ मैं। तो सिक्स में क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ
मतलब ओपन करोगे तभी यही आएगा, बस एक प्रॉपर्टी डायरेक्टली तुम याद रख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होता है इज इक्वल टू किसके, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इसमें क्या होगा, सिंपल ये है, दैट इज मान लो ए कोई भी मैट्रिक्स है, एग्जांपल के लिए जैसे मान लो यह है ए बी सी, अब यहाँ 0 0 0 0 0 0, मैं 3x3 का एग्जांपल ले रहा हूँ, 4x4 भी हो सकता है, 5x5 भी हो सकता है, कुछ भी है ना, किसी भी ऑर्डर n×n की कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, ये हो, या ए तुम्हारे पास इस तरह का हो, यहाँ पे कोई एलिमेंट हो एक्स वाई जेड 0 0 0, या ए ऐसा हो ए बी सी एक्स वाई जेड 0 0 0। सो ये ए यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स है, यहाँ पे ए आपका डायगोनल के नीचे वाला 0 है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सो ये है हमारे पास, सो डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ से पूछेगा देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इन तीनों केस में डिटर्मिनेंट सेम ही आएगा, क्या होगा a इंटू बी इंटू सी, मतलब एक्स वाई जेड से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक्स वाई जेड क्या है इससे डिटर्मिनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इजी है, आप एक्सपैंड करेंगे तब भी आंसर आपको यही मिलेगा। तो ये आप याद रख सकते हैं, कभी भी आपको ऐसा डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत पड़े जो डायगोनल मैट्रिक्स है या अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है, तो डिटर्मिनेंट उसकी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज होंगी, ठीक है। सर एक सेकंड के लिए प्रीवियस स्लाइड लगा दीजिए। जी जी, हाँ ये बेसिक है जो आप लोग जानते हैं ऑलरेडी, अभी हमने डिस्कस किया लास्ट के कुछ क्लासों में, ये सब डिस्कस किया है। तो सर पहला वाला क्या है, 0, पहला वाला क्या है? ये 0 मैट्रिक्स है और ये 0 नंबर है, हाँ 0 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, है ना। Sir, how to find the determinant of higher order matrix 4 by 4 by 4, 5 by 5? It's the same as you find for the 3x3 matrix actually, but usually they will not ask you to calculate the determinant of 4x5 or 5x5, so there will be other way properties, even if you encounter questions to find the determinant of 50x50, 100x100, still we can find that, but we don't need to expand like we expand for the 3x3 matrix. Okay, so you don't need to worry about that, you have to expand that, so we have properties and that will help us to find. यहीं से स्टार्ट हुआ है क्लास? हाँ जी जी, अभी हमने यहीं से स्टार्ट किया है। सो ये तो एक क्वेश्चन डाउट बता रहे थे उसका कल वाला, फिर चलिए तो ये है ना, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपका प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज होंगी। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़े से, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन वाला मैं अभी एंड में डिस्कस करता हूँ, उससे पहले क्या हो गया, छोड़ो पहले ये बताओ, जैसे कोई मैट्रिक्स है, छोड़िए है ना, अगला क्या प्रॉपर्टी हम डिस्कस करें यहीं पे लिख देता हूँ इसको मैं, सो इसी में आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलो जैसे 6 लिखता हूँ, इसको मैं चेंज कर देंगे ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर अभी हम बाद में लिखेंगे, या इसको एज अ थ्योरम लिख लो, सो इट इज़, है ना, अभी एज अ थ्योरम लिख दो, ये है ना, ये थ्योरम है, दैट कैन बी प्रूव्ड इजीली। अब देखो जैसे मुझे के कोई कांस्टेंट है और ए कोई मैट्रिक्स है, सो ए n क्रॉस n की मैट्रिक्स, अभी मान लेता हूँ ए जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ
दैट इज n क्रॉस n मैट्रिक्स. सो k टाइम a का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आता है? k पावर n डिटर्मिनेंट. अच्छा, हमने अभी ये भी डिस्कस किया था लास्ट के क्लासों में कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a, जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट क्या था? डिटर्मिनेंट a की पावर n माइनस वन. अच्छा, इसी को अगर कंटिन्यू करें, कई बार लोग क्या करते हैं, आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है, मान लो, चलो यहीं पे मैं 8th पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ. सो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, ये कितना आएगा? एडजॉइंट a का फिर से एडजॉइंट ले लिए. हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n minus 2. नहीं, बाकी लोग. n-1 हाँ, जैसे इसी को दो बार यूज कर लीजिए आप, द सेम प्रॉपर्टी यूज ट्वाइस. सो पहले एक एडजॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? डिटर्मिनेंट a की पावर n माइनस वन करना पड़ता है. तो अगर मैं पहला एडजॉइंट हटाऊंगा ना, तो ये इक्वल आएगा एडजॉइंट a जो है उसके डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस वन. एडजॉइंट a का ये वाला यूज किया प्रॉपर्टी हमने. मान लो अभी के लिए a है, फॉर एग्जांपल दिस इज a मैट्रिक्स. सो एडजॉइंट a इज इक्वल टू a डिटर्मिनेंट पावर n माइनस वन. अब इसका डिटर्मिनेंट ये फिर से यूज कर लो, यूज ट्वाइस. तो यही चीज आप एक बार फिर से यूज कर लो. तो एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट a की पावर n माइनस वन. तो ये ऐसा हो जाएगा, डिटर्मिनेंट a की पावर n माइनस वन और फिर पावर n माइनस वन. तो डबल पावर हो गया, तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है ना. तो n माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा. तो दो बार एडजॉइंट है तो स्क्वायर हो गया, तीन बार एडजॉइंट लगा होगा तो क्यूब हो जाएगा, चार बार एडजॉइंट है तो पावर 4 हो जाएगा, इस तरीके से. ठीक है ना. तो यहाँ डबल एडजॉइंट लगा ना ए पे, तो डिटर्मिनेंट a की पावर n माइनस वन स्क्वायर. अगर ये 3 टाइम एडजॉइंट आप लगा दोगे तो आ जाएगा पावर में डिटर्मिनेंट n माइनस वन की क्यूब आ जाएगी एंड सो ऑन. तो जितना बार एडजॉइंट लगा होगा डिटर्मिनेंट a की पावर n माइनस वन का स्क्वायर है ये, है ना. ये ऐसा नहीं कि पूरे का पावर है, ये डिटर्मिनेंट a अलग है, n माइनस वन होल स्क्वायर अलग है. पावर के ऊपर पावर नहीं है, ऐसा नहीं कि जो पावर पर आप मल्टीप्लाई, यहाँ ऐसा नहीं कर सकते आप मल्टीप्लाई. ये n माइनस वन होल स्क्वायर एक नंबर है. ठीक है. तो एक तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है. अच्छा, हम लोग एक इंटरचेंज वाला प्रॉपर्टी जानते हैं, ये भी लिख सकते हो आप, कि जैसे अगर मैं किसी एग्जाम्पल से ही समझा देता हूँ. मान लो ये डेल्टा है, लेट्स से ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड. अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी टू रोज को इंटरचेंज कर देते हैं. तो ये मान लो अभी के लिए डेल्टा वन है. अब क्या कर देता हूँ इसमें, मैं R1 को इंटरचेंज कर दिया एग्जाम्पल के लिए R3 के साथ. तो अभी ये नया डिटर्मिनेंट बन जाएगी डेल्टा टू. तो यहाँ क्या करना है, फर्स्ट रो को थर्ड रो बना दो और थर्ड रो को फर्स्ट रो बना दो. ठीक. और यहाँ पे है पी क्यू आर. सो अभी डेल्टा वन डेल्टा टू में क्या रिलेशन है? हाँ जी, नेगेटिव माइनस लग है ना. तो जस्ट आप जानते होंगे कि अगर हम ऐसा करेंगे हमारा जो वैल्यू है वो जस्ट नेगेटिव. ये सब 11th 12th वाली चीजें, बेसिक ही डिस्कस कर रहा हूँ अभी मैं. अभी जो डिस्कशन है बेसिक्स है, लेकिन इस पे जैम गेट में भी क्वेश्चन आते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ से आ गया. तो ये यहाँ पे क्या होगा, देन उस केस में क्या होता है कि ये जो डेल्टा टू जो आया वो जस्ट अपोजिट साइन होगा डेल्टा वन का. ट्रांसपोज का मैं बता ही चुका हूँ कि रोज कॉलम को इंटरचेंज करेंगे मतलब ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम रहेगा. और ये यहाँ पे क्या किया, किसी भी टू रो या टू कॉलम, आप कॉलम को इंटरचेंज भी करोगे. ये तो एग्जाम्पल बता रहा था मैं. अगर इसका मैं थ्योरम लिखूंगा, सो दिस वाज जस्ट एग्जाम्पल, है ना. सो ये एक एग्जाम्पल ही था. तो यहाँ थ्योरम ये है कि if we interchange any two rows or any two columns, interchange, then if we interchange any two rows और ब्रैकेट में कॉलम, या तो रो कर लो या कॉलम, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस. जस्ट साइन चेंज करेगा, वैल्यू सेम रहेगी. मतलब साइन मतलब पहले टू आया था, अब रोज को इंटरचेंज कर दिया तो -2 आ जाएगा. पहले -2 था तब 2 हो जाएगा, इस तरह से. सो साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस. जैसे एग्जांपल के लिए ये बताया हमने, यहाँ R1 R3 को इंटरचेंज कर दिया तो जो इसकी वैल्यू आएगी जस्ट उसका नेगेटिव होगा, अपोजिट साइन होगा. सो डेल्टा टू इज
माइनस ऑफ डेल्टा 1, है ना। जैसे अभी मैं एक, हाँ जो प्रॉपर्टीज आप एडजॉइंट पे बता रहे थे वो सब कोफैक्टर मैट्रिक्स पे भी लागू होगा? कोफैक्टर क्या होता है? सर एलिमेंट को अगर कोफैक्टर से रिप्लेस करते हैं तो हाँ तो वो भी होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एडजॉइंट क्या होता है, एक तो क्वेश्चन पूछते हो तो आप पहले, आपको पता नहीं है, या पता नहीं है या क्या कह रहे हो, आपको पता नहीं है नहीं सर पूछ रहे थे। तो आप चेक खुद भी तो सोच सकते हो, क्यों नहीं होगा। एडजॉइंट क्या होता है, उसका डिटर्मिन जो एडजॉइंट है कोफैक्टर का डिटर्मिन ट्रांसपोज ही तो होता है, और ट्रांसपोज और मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सेम रहता है, तो क्या ही फर्क पड़ेगा। तो ठीक है, जैसे अभी मैं एक अभी असाइनमेंट जो खोला था, अगर उसमें देखोगे, इस पे अभी जितना प्रॉपर्टी मैंने अभी लिखा है उस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन मुझे दिखे थे। अभी जितना अभी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट के, वो मैं डिस्कस करूंगा। जैसे अभी मैं एक असाइनमेंट देख रहा था कुछ देर पहले ना, तो उसमें देखो एक दो क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे आपको जो डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं। फर्स्ट पेज पर ही था सर। फर्स्ट पेज पे था ना, मैं आगे निकल गया शायद। तो नहीं, इसमें देखो एक क्वेश्चन था डिटर्मिनेंट, एक तो ये डिटर्मिनेंट का है, तो ये तो अभी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, ये भी है एक क्वेश्चन, इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो इसको मैं उधर बुला लेता हूँ, तत्काल सॉल्व करूंगा कुछ थोड़े और प्रॉपर्टी लिखाने के बाद। ये दूसरा प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा यहाँ पे। सो मैं दूसरा क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ अभी, ये ठीक है। सो जैसे एडजॉइंट वाला है यहाँ पे, तो एडजॉइंट वही बात करते हैं ना, ये तो सिंपल है, कुछ है ही नहीं। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया डायरेक्टली, है ना। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या ही पूछा है, अगर आप यहाँ देखेंगे, आइगन वेक्टर्स अभी पढ़ा नहीं है आपने, तो इसका बात करता हूँ मैं। सो ये तो तब ऐसे ही आता था सब्जेक्टिव से, बस निकालना है ये क्वेश्चन। जैसे इसमें कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, अगर आप यहाँ देखोगे, ये कह रहा है एक कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट ए है, ए का डिटर्मिनेंट के है, तो पूछ रहा है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ये पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो कुछ इसमें है ही नहीं कुछ खास, है ना। सो के की पावर ऑर्डर एन है, n-1 हो गया, इसमें कुछ नहीं है, बस ये 1 मार्क्स क्वेश्चन समझ लो। उस समय सब्जेक्टिव था इसलिए बस 6 मार्क्स लिखा हुआ है, तो जस्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन वैसे टाइप का हो गया। अच्छा, प्रूफ करना है, प्रूफ भी कर सकते हैं, तो मैं प्रूफ बता देता हूँ कैसे आया। ये इसकी बात कर रहा था मैं, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, तो सबसे पहले देखो, जैसे ये थ्योरम है, ये कह रहा है कैसे आया था। अगर मैं थ्योरम लिखता हूँ, थ्योरम क्या है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होता है, इसका प्रूफ एक लाइन का है। तो मुझे बताओ ए मैट्रिक्स में और एडजॉइंट ए में क्या रिलेशन था, कोई फॉर्मूला था? ए और ए मैट्रिक्स को अगर मैं एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा? ये आई आ जाएगा, मोड मोड ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली एक्सपेक्ट वही कर रहा है, प्रूफ करना ही एक्सपेक्ट कर रहा है, तो फॉर्मूला हम जानते हैं, बट यहाँ वो एक्सपेक्ट यही कर रहा है कि तुम प्रूफ करके दिखाओ। तब सब्जेक्टिव आते थे ना, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो चाहता है प्रूफ करके दिखाओ। तो देखो मैं यहाँ प्रूफ कर देता हूँ। सो यहाँ पे है ए इंटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ए कोई नंबर है, के मान सकते हो, सपोज दिस इज अ कांस्टेंट के, जैसे यहाँ पे दे रखा है डिटर्मिनेंट ए के है। अब मैं दोनों तरफ अगर डिटर्मिनेंट ऑपरेट कर दूं तो क्या होगा? क्या मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। अभी डिटर्मिनेंट ए को मैं के लिख रहा हूँ जस्ट आपकी समझ के लिए। सो के इंटू आई का डिटर्मिनेंट हो जाएगा ये, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसके इंडिविजुअल प्रोडक्ट के इक्वल होता है, और यहाँ से आ गया। अब इसको फर्दर एक्सपैंड कीजिए आप, तो ये तो अलग अलग, मुझे एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो इसको इधर रख लो, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट चाहिए।
अब बताओ ये किसके इक्वल आएगा, k जब बाहर आएगा तो क्या बन के आएगा, सो ये k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ i, और यहां से आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ a जिसका नाम हमने k रखा हुआ है। तो यहां से आ गया आपके पास एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट, ये k की पावर n, i का डिटर्मिनेंट 1 इंटू k, तो k की पावर n माइनस 1, k हमने किसका नाम रखा हुआ है, डिटर्मिनेंट a को k रखा हुआ है। तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि एडजॉइंट a का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट a की पावर n माइनस 1, ये रहा प्रूफ। तो इसी को मैंने प्रूफ कर दिया, ये सेम क्वेश्चन, ये तो आप फॉर्मूला जानते हो, अगर प्रूफ करना है तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो ये लाइन हटा दो बीच से, इसकी जरूरत नहीं है ना। तो इसी चीज को हमने प्रूफ कर दिया मतलब यहाँ पे, तो ये हो गया प्रूफ आ गया, कैसे आता है, तो यहाँ से प्रूफ हो गया ये। ठीक है जी, चलो थोड़ा आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पे आओ। मेनली ये क्वेश्चन मैं पूछा था, अभी मैंने जितनी प्रॉपर्टी अभी बताई है लास्ट 3-4 प्रॉपर्टी, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार आंसर बताइए आप लोग सॉल्व करके। ने थोड़े से घुमा दिया ना, ये थोड़ा सा घुमा दिया, तो मैं प्रॉपर्टी वाले दो लिखा देता हूँ, फिर आते हैं इस पर को। तो यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ। सो अभी हम क्या लिख रहे थे प्रॉपर्टीज में, एक दो प्रॉपर्टी और लिखा देता हूँ, जरूरत पड़ेगी उसकी। तो माइक म्यूट कर लो, किसका माइक ऑन है, पूजा आपका माइक ऑन है। तो देखिए ठीक है, अभी हमने ये प्रॉपर्टीज लिखी हैं, जस्ट यहाँ से स्टार्ट किया मैंने। सो ये वाली प्रॉपर्टी एक बार प्रॉपर्टीज लिखा देता हूँ, फिर क्वेश्चंस बहुत सारे करते हैं सॉल्व। तो ये भी कितना लिखा हमने, फिर ये लिखा था कि दो रो को इंटरचेंज करेंगे ऐसा हो जाएगा। फिर ये था कि किसी ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन के बजाय पहले मैं कुछ और थ्योरम लिखाता हूँ। तो ये जो डिटर्मिनेंट यूजिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो वर्ड लिखा उसकी बात करता हूँ मैं, डिटर्मिनेंट यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन, है ना, आप पढ़े होंगे ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना या ऑपरेशन से, उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सो यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। तो देखो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कितने टाइप के होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, 11th-12th क्लास में इनवर्स निकालते थे। इनवर्स निकालने के दो मेथड था, एक तो एडजॉइंट वाला मेथड था और दूसरा था ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, है ना। सो एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कितने तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये पूछना चाह रहा हूं मैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कितने हैं, 3 होते हैं ना। एक तो होता है कि किसी 2 रोज को आप इंटरचेंज कर सकते हो, एक है किसी रो को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके चेंज कर सकते हो, तीसरा है यू कैन चेंज अ रो बाय एडिंग कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ सम अनदर रो। तो इसको बोलते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो लिखा है मैंने ये है रो ट्रांसफॉर्मेशन या रो ऑपरेशन, है ना। सो इसको बोलते हैं रो ऑपरेशन, और इसको आगे हम खूब यूज करेंगे, रैंक निकालने में इसको यूज करेंगे हम लोग, है ना। तो ये सब डिटर्मिनेंट निकालने में यूज करेंगे। सो ये रो ऑपरेशन है। करस्पॉन्डिंग आपके पास कॉलम ऑपरेशन भी है कि लाइक यू कैन इंटरचेंज एनी 2 कॉलम, दूसरा यू कैन चेंज अ कॉलम बाय मल्टीप्लाइंग सम कांस्टेंट, एंड तीसरा है यू कैन चेंज अ कॉलम बाय एडिंग कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अनदर कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाले पार्ट में k हैज टू बी नॉन जीरो, यहाँ k को नॉन जीरो होना पड़ेगा। सी वाले में कोई कंडीशन, तो इसका नाम है कॉलम ऑपरेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ हमें ये स्टडी करना है, ये समझना है कि डिटर्मिनेंट में ये ऑपरेशन लगाने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। जैसे एक आपने अभी देख लिया, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, किसी 2 रो को इंटरचेंज करेंगे या किसी 2 कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो जो न्यू डिटर्मिनेंट बन के आएगी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसका साइन अपोजिट हो जाएगा, पहला हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा वाला भी हालांकि डिस्कस कर लिया है कि अगर आपने k टाइम a क्या होता है, अतः वो तो ये डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूँ मैं, देखो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे ये मान लो डेल्टा मेरा अभी के लिए, जैसे मैंने लिखा था ABC PQR XYZ, ये डेल्टा 1 है। अगर आप इसके एलिमेंट्स में ऑपरेशन लगाओगे, जैसे पहला वाला ऑपरेशन या कोई भी फर्स्ट दोनों में से, सो रो का है एक कॉलम का है, तो इफेक्ट सिमिलर होगा। तो यहाँ हमने पहले डिस्कस किया है किसी 2 रो को इंटरचेंज करेंगे
तो हमारा क्या होगा, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी न्यू वाले डिटर्मिनेंट की, वो जस्ट अपोजिट आएगी। हमने डिस्कस किया है। मान लो अभी के लिए मैं बताऊँ आपको कि C1 और C2 को इंटरचेंज कर दिया, तो जो अब डेल्टा 2 बन के आएगी वो है ना, तो यहाँ से जैसे ये CRZ है, ये APQ, उसको उधर भेज दो। सो APX यहाँ आ जाएगा, यहाँ CRZ आ गया, यहाँ BQY है अभी के लिए। तो डिफरेंस क्या आएगा, तो हमें पता है कि जो डेल्टा 2 आना है वो जस्ट अपोजिट होगा डेल्टा 1 का। तो ये जो पहला ऑपरेशन है इसका इफेक्ट डिटर्मिनेंट में क्या होता है, तो इसका इफेक्ट यहाँ पे फर्स्ट वाले का इफेक्ट ये है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के रो कॉलम पे अगर आप ऑपरेशन लगाओगे, ये वाला ऑपरेशन किसी 2 रो को इंटरचेंज या किसी 2 रो को इंटरचेंज या 2 कॉलम को इंटरचेंज करो, तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगी। अब आते हैं दूसरे वाले पे कि ये लगाने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो अगर आप ये लगाओगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसी में चलो इसको थोड़ा उधर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये सेम डेल्टा 1 है मेरा, अभी डेल्टा 1 यही है, ABC PQR XYZ। हालांकि दूसरा वाला भी हम पीछे देख चुके हैं, बस आप ये तो पहला भी देख चुके हैं, आप सेकेंड वाला भी। इसमें क्या कहना चाह रहा है, किसी एक रो को आप चेंज करोगे कैसे, उस रो के ईच एलिमेंट को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये क्या कहना चाह रहा है, यू विल चेंज अ कॉलम, कैसे चेंज करोगे, बाय मल्टीप्लाइंग अ फिक्स कांस्टेंट इनटू ईच एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम। उस कॉलम के ईच एलिमेंट को आप किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये मेरे पास है, अभी के लिए मैं बताता हूँ, चलो मान लो मैं चेंज कर रहा हूँ सेकेंड रो को, सेकेंड रो कैसे चेंज कर रहा हूँ, कांस्टेंट टाइम सेकेंड रो, तो ये भी डेल्टा 1 है। अब ये हमारा डेल्टा 2 आ जाएगी, सो डेल्टा 2 क्या आएगी, सो ये ABC एज इट इज, XYZ एज इट इज। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड रो के एलिमेंट्स को चेंज कर रहा हूँ, कैसे, वी आर मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के इनटू ईच एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। सो आप मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, K टाइम P, K टाइम Q, K टाइम R। अब आपको बताना है कि ये जो डेल्टा 2 है और डेल्टा 1 है उसमें क्या रिलेशन है अभी, ठीक है ना। अच्छा ये हमने वो डिस्कस किया है कि जब पूरे मैट्रिक्स को K से मल्टीप्लाई कर दोगे, हमने ये देखा था ना अभी कि पूरे मैट्रिक्स को अगर हम K से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये था A एक मैट्रिक्स है, उसको हम K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स को जब हम K से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे ईच एलिमेंट में जितने एलिमेंट है सब में K मल्टीप्लाई होता है। देयर आर 3 रोज या n रोज हैं, तो हर रोज से K कॉमन आएगा, तो आपका K की पावर n हो जाता है। तो ये मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया था। अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, जो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम को चेंज कर रहे हैं, उसके ईच एलिमेंट को K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डेल्टा 2 की वैल्यू क्या होगी, तो उस केस में तो अब जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि डेल्टा 2 जो जस्ट कांस्टेंट टाइम डेल्टा 1 हो जाएगी। तो यहाँ से एक और चीज सीख सकते हो आप, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कोई जो कॉमन फैक्टर होगा उसको आप कॉमन बाहर निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट में, मैट्रिक्स में नहीं, ठीक है ना, इन डिटर्मिनेंट। जैसे यहाँ ईच एलिमेंट K का मल्टीपल था, तो K को बाहर कर दिया, तो इसका डिटर्मिनेंट इसमें क्या हुआ, K टाइम हो गया जस्ट। किसी को डाउट है इसमें, तो ये दूसरे वाले ऑपरेशन का क्या इफेक्ट होगा मैं ये बता रहा हूँ। फर्स्ट वाले ऑपरेशन का ये इफेक्ट है, सेकेंड वाले ऑपरेशन का ये इफेक्ट होगा, अब थर्ड वाले ऑपरेशन का क्या इफेक्ट होगा ये देखते हैं कि अगर मैं किसी डिटर्मिनेंट में ये ऑपरेशन लगाऊं तो उस पर क्या इफेक्ट आएगी, है ना। सो ये देखना है, तो देखो मैं क्या नाम, मान लो मेरे पास कोई डेल्टा 1 है, ABC लेट से PQR XYZ, अभी 3 क्रॉस 3 लगा रहा हूँ। अब इसमें मुझे इस टाइप का ऑपरेशन यूज करना है कि किसी एक रो को मैं चेंज करूंगा, दैट रो प्लस सम कांस्टेंट टाइम अनदर रो, या किसी एक कॉलम को मैं चेंज करूंगा, दैट कॉलम प्लस कांस्टेंट टाइम सम अदर कॉलम, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे वो ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्वेश्चन ये है। सो मैं यहाँ चलो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे चलो थर्ड रो को चेंज कर देता हूँ, थर्ड रो प्लस 5 टाइम सेकेंड रो अभी के लिए, तो मेरा डेल्टा 2 जो बन के आएगी, तो हमने किसको चेंज किया, थर्ड रो को, तो फर्स्ट रो सेकेंड रो पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फर्स्ट रो सेकेंड रो आप एज इट इज कॉपी कर लो। अब क्या करना है, थर्ड रो को हमें चेंज करना है, तो थर्ड रो को मैं चेंज कर रहा हूं कैसे, अब थर्ड रो के एलिमेंट इस रूल को फॉलो करेंगे। सो थर्ड रो के एलिमेंट को मैं चेंज कर रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं, थर्ड रो प्लस 5 टाइम सेकेंड रो, तो x ये हो जाएगा x प्लस 5 टाइम P
y प्लस 5 टाइम q, ये हो जाएगा z प्लस 5 टाइम r। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अब डेल्टा 2 और डेल्टा 1 में क्या रिलेशन है? इक्वल है सर। वो इक्वल होंगे, है ना। तो यहाँ डेल्टा 2 और डेल्टा 1 इक्वल होंगे। तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो थर्ड वाला ऑपरेशन अगर आप लगाएंगे तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी। जो पहले डिटर्मिनेंट थी अब भी वही रहेगी, आपने एलिमेंट चेंज कर दिए, स्टिल इफ यू यूज दीज रूल्स, इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं या ऑपरेशन, इफ यू यूज दिस ऑपरेशन, तो इन दोनों ऑपरेशन जो ये थर्ड थर्ड यहाँ पे है, मतलब इसको है ना थर्ड वाला ऑपरेशन है, सो इसको यूज करने पे डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आएगी, डिटर्मिनेंट सेम ही रहेगा, जो पहले थी वही अब भी रहेगी। ठीक है, तो मैं अगर थ्योरम बना के लिख दूं तो ये लिखेंगे कि इसमें ये होगा, सो इफ वी अप्लाई ऑपरेशन दिस, ri changes as ri plus k time rj और ci changes as ci plus k time cj, then कहाँ अप्लाई कर रहे हैं? ओवर अ डिटर्मिनेंट, ओवर अ डिटर्मिनेंट, देन अगर ये अप्लाई कर दोगे देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम, सो दोनों इक्वल ही रहेगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स इक्वल बिफोर और आफ्टर ऑपरेशन। तो जो पहले जो वैल्यू थी और जो ऑपरेशन के बाद जो वैल्यू रहेगी वो सेम ही रहेगी। आप ये लिख सकते हो, मतलब ये है कि बिफोर एंड आफ्टर ऑपरेशन। सो इनिशियली जो वैल्यू थी, ऑपरेशन के बाद जो नई डिटर्मिनेंट आई है उसकी वैल्यू भी सेम ही रहेगी। तो ये आप लोग जानते होंगे, ये सब 11 12 में था, तो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे बस में। और इस पे क्वेश्चंस आते हैं, जो वो क्वेश्चन लिखा था इसी बेस था। अभी तक ठीक है? तो किसी को डाउट है? हाँ इसमें सर एक बार में मतलब तीनों रो पर एक ही ऑपरेशन लगा सकते हैं? हाँ हाँ, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ यू अप्लाई ऑल्सो, आप चाहो तो ऐसा कर लो, आर आई को चेंज कर दो, आर आई प्लस आर जे प्लस आर के, इस तरह से ना। नहीं सर, मैं बोल रहा था कि R3 को हमने लिखा है इसलिए R3 प्लस सम टाइम R1, ठीक है R3, फिर वैसे R2 को लिखते हैं सम टाइम R1, फिर R1 को लिखते हैं सम टाइम R3, तो ऐसे कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ कर सकते हैं, एक टाइम पे कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो समझ आया ना ये ऑपरेशन का क्या इफेक्ट होता है। ये 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन रो के हैं, 3 कॉलम के हैं, दोनों इक्विवेलेंट ही है, एक रो पे लग रहा है एक कॉलम पे लग रहा है। तो इसका इफेक्ट डिटर्मिनेंट पे क्या होगा? फर्स्ट वाले से जस्ट साइन चेंज हो जाएगी, सेकेंड वाले से डिटर्मिनेंट के टाइम हो जाएगी, एंड थर्ड वाले से डिटर्मिनेंट सेम ही रहेगी। ठीक है, Sir, in second case, we take common factor from first row as well as third row. It is k times or k cube times. नो इट्स अ केस ओके 1 मिनट, सो लेट मी राइट हेयर। सो दे आर सेइंग दैट, ओके मैं तुम्हें एग्जांपल समझाता हूँ। सी, सो इफ इट इज लाइक के ए के बी के सी, और सपोज इट इज पी क्यू आर एक्स वाई जेड, so you can take just k common. K is in the each element of a row, so just k will be common, not k cube. Okay, so it will be abc pqr xyz, यही है। एंड इफ सपोज ऐसा है, k टाइम a k टाइम b k टाइम c, है ना, मान लो यहाँ k टाइम x k टाइम y k टाइम z, यहाँ मान लो a b c है। so you can take k common from here, you can take k common, now it will be k square time k square time, ठीक है ना, k square time a b c, एक मिनट, दोनों में a b c लिख दिया, तो यहाँ p q r कर दो। सो ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x y z, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना, देख लीजिए। अगर ईच पूरा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया k से तो k क्यूब हो जाएगा, है ना। सो इसी को मैं एक्सटेंड करूं, सो लाइक इफ वी हैव के ए के बी के सी के टाइम सी, है ना, के पी के क्यू के आर,
So we are multiplying full matrix by k actually, kx, ky, kz. So now है ना, you can take common from column also. If you have something common in column you can take out, common in row you can take out. So ये आ जाएगा k cube टाइम डिटर्मिनेंट a b c p q r और x y z, ठीक है. तो ये आ जाएगा आपके पास. तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको जो डाउट था. क्लियर है जी? कुछ पूछना है किसी को यहाँ तक अभी जो लिखा है मैंने? Sir, can we use simultaneously two operations like row operation, common operation same time? हाँ हाँ, डिटर्मिनेंट में यूज कर सकते हैं. मैट्रिक्स में वहाँ नहीं करते थे, जब हम इन्वर्स निकालते हैं तो वी डोंट डू दैट. वो मैं हालांकि इन्वर्स ऑपरेशन निकालना हम सीखेंगे, नहीं जरूरत भी नहीं है. यहाँ पे यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज साइमल्टेनियसली रो एंड कॉलम एट द सेम टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, मल्टीपल ऑपरेशन एट द सेम टाइम तो भी कोई दिक्कत नहीं है. आइए इस क्वेश्चन पे, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया था. अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सोच के, जिन लोगों को समझ आया. सर आंसर 16. 16. ओके, बाकी लोग देख लीजिए. ओके भाई, तो आसान है ना? कह रहे ए कोई 4x4 की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है ऑब्टेन बाय ए बाय एडिंग 2. तो मान लो अभी के लिए एग्जांपल 1 डेल्टा जो है वो ए का डिटर्मिनेंट है, ये कहना चाह रहा है ये कि मान लो डेल्टा 1 ए का डिटर्मिनेंट है. अब बी एक नया मैट्रिक्स है जो ऑब्टेन्ड हुआ बाय फ्रॉम ए बाय एडिंग इट्स थर्ड रो ट्वाइस द फर्स्ट रो. समझो. सो हमने क्या किया, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बाय एडिंग टू इट्स थर्ड रो ट्वाइस द फर्स्ट रो. तो किसको हम चेंज कर रहे हैं? फ्रॉम ए बाय एडिंग टू इट्स थर्ड रो. थर्ड रो को चेंज कर रहे हैं हम लोग. सो थर्ड रो को चेंज कर रहे हैं थर्ड रो प्लस 2 टाइम फर्स्ट रो, ये कहना चाह रहा है. सो जो अब जो बी है ना एक्चुअली, ये समझ लो पहले ए था, ए मैट्रिक्स मेरे पास है, दिस इज ए आई जे. इस पे आपने ऑपरेशन लगाया आर, ये वाला ऑपरेशन लगाया, चलो यही लिख देता हूँ. सो यू अप्लाइड दिस ऑपरेशंस. सो अब ये मैट्रिक्स आपका बन गया बी आई जे. या मैं ऐसे समझाऊं आपको कि डेल्टा 1 शुरू में था ए आई जे, और अब आपने क्या किया, इस पे ये वाला ऑपरेशन लगा दिया. तो यू अप्लाइड हेयर R3 चेंजेस एज R3 प्लस 2 टाइम R1. तो अब ये जो डेल्टा 2 बन गई डिटर्मिनेंट ऑफ बी. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2. ठीक है ना? तो ये कहना चाह रहा है कि बी जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट इक्वल ही है एक्चुअली. ठीक है ना? सो व्हेन यू अप्लाई दिस ऑपरेशन, सो आपने ये ऑपरेशन लगाए ए पे तो आपको बी मिल गया, ये ऑपरेशन लगाया आपने तो ये आपको मिला. और सो आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन यू गॉट दिस. ओके, सो होगा क्या, इससे ये समझ आया यहाँ से कि डेल्टा 1 वॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए and you apply this operation you got determinant of b delta 2. so we know delta 2 is equal to delta 1. मतलब ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ b और डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल है. यहाँ तक ओके है? देख लो, अब आगे कर लो तुम लोग. तो मतलब ये ऑपरेशन लगाने से डिटर्मिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. मैट्रिक्स के एलिमेंट चेंज होंगे बट डिटर्मिनेंट सेम आएगा. ये है. एग्जाम्पल देके भी मैं वेरीफाई कर सकता हूँ, तो हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं एक दो. तो देख लो अब यहाँ से ये क्या पूछा है, 2 टाइम ए इनवर्स बी का डिटर्मिनेंट बताओ. ये जो DET लिखा है ना, मतलब वो डिटर्मिनेंट है. सो बताओ, पहले तो ये देखना पड़ेगा 2 को मैं बाहर निकालूंगा तो क्या होगा, है ना? 2 को जब हम बाहर निकालेंगे तो 2 की पावर क्या आएगी, जो ऑर्डर है. सो ऑर्डर है 4. सो ये 2 की पावर 4 हो जाएगी. अब ये हो गया ए इनवर्स बी का डिटर्मिनेंट. और हमने अभी पढ़ा था कि 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है तो डिटर्मिनेंट को हम अलग अलग कर सकते हैं. सो ये आ गया 16 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी. फिर हमने यही पढ़ा है कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है. इसने बता रखा है ए नॉन सिंगुलर है तो ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा.
तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगी, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगी तो 16 ये हो गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, और डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट ए इक्वल ही है, तो ये आपका डिटर्मिनेंट ए ही हो गया, तो ये कट गया तो बचा 16। ठीक है ना, सबका आंसर आ ही गया होगा आप लोगों का। तो Sir, in this question you have mentioned that product of two determinants, हाँ matrix of two determinants is individual product of the determinants. जी जी जी, ये तो हमने पहले भी लिखा है। हाँ So sir, in this question, what about the order of A and B? Should they same or different? हाँ, यहाँ सेम होने चाहिए, सेम, और तो बोलना मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ही नहीं होगा, तो सेम ही होना चाहिए। जहाँ पे ए एंड बी आर बोथ आर सेम ऑर्डर मैट्रिक्स, ए एंड बी आर एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, दोनों का ऑर्डर सेम होना पड़ेगा तभी। दिया हुआ है सर क्वेश्चन में, हाँ हाँ दिया हुआ है। हाँ, यहाँ दिया इन जनरल भी, वरना वो ए बी डिफाइंड अगर आप अलग अलग लेंगे तो ए बी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, ये है। तो ठीक है जी, आओ यहाँ पे आओ, अब इसको ट्राई करके बताओ क्या आंसर आएगा इसका। ऑपरेशन लगाओ और इसको सोच के बताओ क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी सर, ऑप्शन बी। बी बॉम्बे, ओके बॉम्बे ना। बाकी लोग देख लीजिए। Sir, B. ओके, सबका बी ही आ रहा है, तो तो पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पी इज, तो इसमें थोड़ा सा पर्पस क्या होता है, इनिशियली यू ट्राई टू ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट को, अभी कोई पूछ रहा था ना कि लार्जर ऑर्डर मैट्रिक्स है 4x4, तो हाउ विल वी एक्सपेंड, ये 4x4 का है, सो वी डोंट नीड टू एक्सपेंड एट द फर्स्ट टाइम, मतलब इनिशियली वी डोंट नीड टू एक्सपेंड, फर्स्ट विल अप्लाई ऑपरेशंस, इसको रिड्यूस करेंगे, देन हम लोग फिर ऑपरेशन वो करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा शॉर्ट में। तो डिटर्मिनेंट पी देखो यहाँ से, सबने कैलकुलेट तो कर ही लिया होगा, देख लो तुम लोग। सो 1 0 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, यहाँ पे है 0 1 1 1, यहाँ पे है 1 1 प्लस एक्स 0 1 प्लस एक्स, फिर है 1 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स 0, ये है। अब हमने कहा तीनों तरह का ऑपरेशन पढ़ा है, इंटरचेंज करने पे क्या होता है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, और किसी एक रो को दूसरे रो के रिस्पेक्ट में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा। सो यहाँ पे सिंपल देखो, एक काम करते हैं, ये 1 और 1 को 0 बना देते हैं, इस 1 के हेल्प से इन दोनों को हम 0 बना देते हैं, ठीक है। सो क्या कर रहे हैं, इन दोनों 1 को 0, कैसे 0 बनेगा ये, सो विल अप्लाई द ऑपरेशन, सेकेंड रो चेंज, नहीं सेकेंड नहीं थर्ड है ना, ये थर्ड रो को चेंज करो, थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो, है ना, वो के टाइम था ना, तो के को अगर -1 रख दोगे यही हो जाएगा, वहाँ था ना आर आई चेंजेस आर आई प्लस के टाइम आर जे, इफ़ यू प्लेस के इज इक्वल टू -1, तो के को -1 रखोगे तो ये हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा, और साथ में लगा लो R4 चेंजेस एज R4 माइनस R1। अब देखो ये डिटर्मिनेंट P किसके इक्वल आएगी, सो अब ये रिड्यूस हो जाएगा, तो फर्स्ट रो को चेंज नहीं करना है, तो यू कीप एज इट इज, सेकेंड रो को चेंज नहीं करना है, यू कीप एज इट इज, थर्ड रो को चेंज नहीं चेंज करना है, अब थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो, तो घटाओ 0 हो गया, 1 प्लस एक्स माइनस 0 1 प्लस एक्स 0, तो -1 माइनस एक्स, ये भी 0 हो गया, ठीक है जी, चेक कर लो। फिर फोर्थ रो माइनस फर्स्ट रो, सो ये 0 हो जाएगा, 1 प्लस एक्स माइनस 0 1 प्लस एक्स, फिर 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स 0, तो -1 माइनस एक्स। नाउ देखो अब इसमें ये आसान हो गया एक्सपैंड करना इसको, है ना, सो नाउ इट इज इजी टू एक्सपैंड, वाई, बिकॉज यहाँ पे ये सब एलिमेंट 0 हो गया ना, तो यू एक ही एलिमेंट यू एक्सपैंड अलोंग फर्स्ट कॉलम, एक्सपैंड अलोंग फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करेंगे, सो डिटर्मिनेंट ऑफ P विल बी 1 इन 2। अब क्या करेंगे, इस वाले रो और इस वाले कॉलम को डिलीट कर दो, है ना, सो बिकॉज एक ही एलिमेंट यू डिलीट दैट रो, एंड यू नो हाउ टू एक्सपैंड 3x3 डिटर्मिनेंट, इन द सेम वे 4x4 लगाओ, सो इस कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं हम लोग, तो इस रो कॉलम हटा दो, तो ये बचा डिटर्मिनेंट 1 1 1 1 प्लस एक्स, और ये माइनस में था 1 प्लस एक्स 0, फिर 1 प्लस एक्स, यहाँ है 0 और ब्रैकेट कॉमन लगो तो माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स हो गया, आगे तो सब 0 ही है, तो 0 टाइम समथिंग 0 टाइम समथिंग 0 टाइम समथिंग 0 ही हो जाएगा। तो अभी ये आ गया फाइनली रिड्यूस होके,
आपका ये 1 इंटू करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो हटा दो 1 इंटू समथिंग 1, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट p। क्या हम इसको खोल सकते हैं? फिर से हमारे पास ऑप्शन है, अगेन वी कैन मेक 0, है ना। क्या करना चाहोगे? या तो इस 1 के हेल्प से इन दोनों को 0 बना दो, या जैसे तुम्हें ठीक लगे। सो ऑपरेशन लगा रहा है, वी आर अप्लाइंग ऑपरेशन। सो हाउ टू एक्सपैंड डिटर्मिनेंट यूजिंग ऑपरेशंस। तो देखो इसमें ऑपरेशन लगाता हूँ मैं, अभी मैंने ये ऑपरेशन लगाए दो, यहाँ पे इस 1 के हेल्प से इन दोनों 1 को मैं 0 बना देता हूँ। सो चेंज सेकेंड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम, चेंज थर्ड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम। सो अब ये डिटर्मिनेंट बन जाएगी, एंड वी नो अप्लाइंग दिस ऑपरेशन डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। अगर इस तरह के ऑपरेशन लगाने के बाद डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम ही रहती है तो चेंज तो होगी नहीं, इक्वल ही आएगी। तो क्या आएगी अब देख लो। तो पहला वाले को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट कॉलम को हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। सेकेंड कॉलम चेंज कर रहे हैं, सेकेंड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम 0, ये अब घटाएंगे तो दिस माइनस दिस, तो इसमें से उसको घटा रहे हैं हम लोग, तो 2 टाइम हो जाएगा ना, -2 टाइम 1 प्लस एक्स, इसमें से घटा रहे हैं। सो माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स, ऐसे ही है, 1 माइनस 1 0, और यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स, और यहाँ माइनस ऑफ 2, एक मिनट, प्लस एक्स ब्रैकेट में, और 2 टाइम 1 प्लस एक्स। इसको डाउट है देख लो एक बारी, अगर डाउट हो तो पूछो। ये 0 यहाँ लिख देता हूँ। अब इसको एक्सपैंड कर पाएंगे, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ p, अगेन यू एक्सपैंड अलोंग फर्स्ट रो में बाकी दोनों 0 है, तो फर्स्ट रो के अलोंग, इस एलिमेंट के अलोंग एक्सपैंड कर लो। तो एक्सपैंड करोगे तो क्या होगा, 1 इंटू, नाउ यू डिलीट दैट रो एंड दैट कॉलम, तो बचा क्या, -2 टाइम 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स, एंड इधर बचा हुआ है माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स, है ना। हो सकता है आप लोगों ने इससे शॉर्टकट में किया हो कम टाइम में, ये बहुत सारे और तरीके हो सकते हैं। सो यहाँ से डिटर्मिनेंट p आ गया। अब तो 2 क्रॉस 2 आ गया, वी नो हाउ टू एक्सपैंड, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। सब नेगेटिव था, सर 1 प्लस एक्स को कॉमन लेके बाहर कर देंगे ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो और आसान। वो भी कर सकते हो आप, फर्स्ट रो से 1 प्लस एक्स, सेकेंड रो से आपको मर्जी वैसे कर दो आप। पहले का ही स्टेटमेंट है ये। तो यहाँ भी कर सकते थे हम, और वहीं कर लो, तो अभी निकाल लो कॉमन, तो बचा -2 -1 -1 -2, खोलो इसको। अब ये डिटर्मिनेंट कितना है, 4 -1 3, तो ये हो गया 3 टाइम 1। अच्छा माइनस भी कॉमन लेके हटा सकते थे, तो ये प्लस हो जाता, अगर माइनस कॉमन लेते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, ये जैसे रखना है देख लो। सो ये हो गया 3 टाइम 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। किसी को डाउट है इसमें, पूछो। ठीक है भाई, देखो सर इसका और कौन से मेथड हो सकते हैं? तुम सोचो और क्या कर सकते हो। एक्सपैंड करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, प्रॉपर जो ऑपरेशन मैंने लगाए जरूरी नहीं तुम्हें वही लगाना पड़े। तो तुम ये ऑपरेशन नहीं भी लगाओ, कोई और ऑपरेशन लगाते तब भी आंसर वही आता। एक तो ये है, और ठीक है जी। बाकी और तरीका क्या हो सकता है बताओ। तुम सीधा सीधा एक्सपैंड करोगे, बहुत टाइम लग सकता है। एक तो ये प्रॉपर्टीज, मेनली तो ये प्रॉपर्टीज पे ही बोलना चाह रहा, तरीका और भी हो सकता है वो मुझे नहीं आता हो। एक तरीका ये है, एक था सीधा सीधा एक्सपैंड करो, सीधा सीधा एक्सपैंड करोगे टाइम लगेगा, प्रॉपर्टी लगा लोगे थोड़ा आसान हो गया, ये हो गया। बाकी जैसे मैंने ये ऑपरेशन चूज किए हैं, सो आप कोई दूसरा ऑपरेशन भी अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई दूसरा ऑपरेशन ले सकते हो, स्टिल आंसर सेम आएगा, ये है। ओके जी, चलो मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ। इससे पहले एक दो प्रॉपर्टीज और लिख लो, देखो। सो एक दो और थ्योरम्स हैं, जैसे इफ 2 rows और कॉलम्स आर आइडेंटिकल या मल्टीपल हो, आइडेंटिकल हो या मल्टीपल ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। कोई 2 rows या कोई 2 कॉलम एक दूसरे के आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्टली सेम, या मल्टीपल है, प्रोपोर्शनल बोलते हैं उसको, है ना, प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शनल टू ऑफ ईच अदर, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगी जी, 0, है ना। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, तो उस केस में 0 हो जाएगी। एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे अगर मेरा डेल्टा 1 है, लेट्स से ए बी सी पी क्यू आर, सो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट रो सेकेंड रो एग्जैक्टली सेम है,
तो आप एक्सपैंड करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट 0 मिलेगा। सो अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो ये आपको 0 मिलेगा, करके देख सकते हैं। दूसरा जैसे मैं बोलूँ कि ऐसा है, मान लो यहाँ पे है ना ये 2a, ये चलो मैं ऐसा बना देता हूँ अभी समझने के लिए जैसे बना रहा हूँ। सो लेट्स से 2a 2b 2c, यहाँ है a b c। एक्सपेंड किए भी देख सकते हैं, R1 माइनस R2 करेंगे तो हाँ हाँ, R1 जैसे भी आप, बहुत सारे तरीके हैं, आप कैसे भी देख लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें भी सिंपल आप एक्सपैंड करके देख लो या प्रॉपर्टी लगा के देख लो। तो क्योंकि हमें टाइम बचाना है ना, कम टाइम में सॉल्व करने हैं, तो आप कैसे भी ओपन कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ से 0 आ गया। तो चाहे एक्सपैंड करके देख लो, चाहे प्रॉपर्टी लगा के देख लो, मतलब यू कैन वेरीफाई, आप वेरीफाई करने के लिए आप किसी भी तरीके से सॉल्व करके देखो तो 0 आएगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, तो उससे थोड़ा टाइम बच सकता है थोड़ा सा, ये है। और क्या है, सो ये कौन है, देखिए इसका फ़ोन आ रहा है, शिवा भाई है कौन है, पता नहीं, आशीष कुमार कोई होगा बच्चा। बाकी एक दो और प्रॉपर्टी जैसे इस तरह से है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट ऐसा है, लेट्स से यहाँ पे है λ1 प्लस λ2, यहाँ पे या ऐसा बोल दो a1 प्लस a2 b1 प्लस b2 c1 प्लस c2, और यहाँ है मान लो p q r x y z। सो दिस डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं आप इसको आप टू डिटर्मिनेंट के, हाँ सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स है ना। सो वी कैन राइट दिस डिटर्मिनेंट एज अ सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, जिसमें यहाँ पे पी क्यू आर और एक्स वाई जेड कॉमन रहेगा, पी क्यू आर एक्स वाई जेड कॉमन रहेगा, और यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2। सो अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे, जो आंसर आएगा इन दोनों को अलग अलग एक्सपैंड करके आप सम करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। तो मतलब ये इसके इक्वल है। सो उसको आप ऐसा लिख सकते हैं, दिस डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन लाइक दिस, ठीक है ना। मैट्रिक्स में ऐसा कर सकते हैं। तुम खुद सोच के बताओ ना भाई, एक तो मैं तुम आपसे ये बोलता हूँ, जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हो ना, पहले खुद से पूछो, अगर आंसर ना मिले तब मुझसे पूछो। ऐसे ऐसा होता है मैट्रिक्स में, आप खुद बताओ ऐसा होगा। मतलब जबरदस्त, एक तो जबरदस्ती का क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब है, फालतू का क्वेश्चन पूछने का। आप खुद से वो क्वेश्चन पूछ लोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन वही है, फालतू में टाइम पास करना है क्लास में। आप खुद से पूछ के देखो, दो मैट्रिक्स बना लो, ऐसा कर सकते हैं क्या, तो आपके पास खुद ही आंसर है, फिर भी आपको पूछना है ये चीज़। उसमें एक एग्जाम्पल बना के देख लो ना सिंपली, इसमें क्या कहने का मतलब, एग्जाम ऐसा क्यों होगा मैट्रिक्स में। नहीं सर, समझ गए। जब कोई क्वेश्चन एक बार खुद से पहले पूछो, अगर खुद को आंसर नहीं पता है तब आप पूछो ना। आपको पता है ये चीज़ मैट्रिक्स में नहीं होगा ऐसा, लेकिन फिर भी पूछना है आपको। अगर मैट्रिक्स होता मैं मैट्रिक्स सब लिखाता, ये चीज़ें हैं। एनीवे मैट्रिक्स में होगा जब एक वाले में 0 0 0 करना पड़ेगा, तब हो जाएगा। और कुछ और क्वेश्चन देखते हैं डिटर्मिनेंट के, मुझे लगता है इसी में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो बाहर से ढूंढने का जरूरत नहीं है, बाहर से भी लिखा सकता हूँ, लेकिन इसी में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे डिटर्मिनेंट के जो हम कर सकते हैं। तो अभी दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए ना, अभी आगे देखो और बहुत सारे क्वेश्चन इसी में मिल जाएगा हमें। आइगन वैल्यूज तो पढ़ा नहीं अभी, तो आइगन वैल्यूज ये नहीं, डिटर्मिनेंट वाले ही ढूंढने पड़ेंगे। रैंक भी अभी डिफाइन करना है मुझे ना, आइगन, जैसे आइगन वेक्टर पूछ रहा है, यहाँ पे आपसे रैंक पूछ रहा है ना। आइगन वेक्टर, ये सीक्वेंस सीरीज क्यों डाल दिया है। ट्रेस, ट्रेस तो पता होगा आप लोगों को, लेकिन आइगन वैल्यू का क्वेश्चन है, तो आइगन वैल्यू छोड़ो अभी।
रैंक, रैंक के कुछ क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली, सो रैंक पे हम आएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी अभी कल की क्लास में हमने इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपसे पूछा जाए, ये पूछ रहा है कि बताओ पी इनवर्स पी के इक्वल है, तो बताओ। ये सब JEE में भी आया, आप JEE वाले PYQ देखोगे, जो JEE वाला था लीनियर अलजेब्रा का असाइनमेंट, उसमें भी अगर सॉल्व करोगे तो उसमें भी मिल जाएगा आपको ये। जरा बताओ इसका आंसर क्या होगा सॉल्व करके। सर डी। ओके डी, बाकी लोग देख लीजिए आपका भी डी आ रहा है क्या। इसमें नेट वाले भी असाइनमेंट शेयर कर देता हूँ, जिसको टाइम मिले तुम ट्राई कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन जैम गेट के लेवल, कुछ बाहर के भी होंगे, उसको इग्नोर कर सकते हो जो सिलेबस के बाहर का होगा। सर इसका डी होगा। ठीक है ना, डी आ रहा है सबका। तो हो गया, मैं सॉल्व करूं, हो गया ना सबका। तो नहीं सर। बाकी है अभी, देखो एक बार। नहीं सर, डी कैसे आया? अब वो आपको सोचना है। सर मेरा ए आ रहा है। अच्छा आपका ए आ रहा है, तो कुछ लोगों का ए। सर ये आ रहा है। अच्छा मेरा भी ए आ आ रहा है रहा सर। है।
हाँ तो जा, कुछ लोग का ए आ रहा है, कुछ का डी आ रहा है, देखो है ना। ओके तो जस्ट है ना, ये सिंपल है ना, पी स्क्वायर बराबर पी कर दो। जैसे इन्होंने कहा है कि पी इनवर्स बराबर पी है, इसका मतलब दोनों तरफ पी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी स्क्वायर बराबर आई, सॉरी नॉट पी, गलती से बोल दिया ना, पी स्क्वायर इज आई, क्योंकि हम दोनों तरफ पी से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पी इंटू पी इनवर्स बराबर पी इंटू पी, सो आई इज इक्वल टू पी स्क्वायर। और मैट्रिक्स का स्क्वायर तो निकालना आप लोग जानते ही हैं इजीली। मान लीजिए पी है, सो पी स्क्वायर का मतलब हो गया पी इंटू पी, सो ये अल्फा बीटा गामा ज़ीरो, अल्फा बीटा गामा ज़ीरो, इसको मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ठीक है ना। फिर इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा प्लस ज़ीरो, सो अल्फा बीटा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा गामा, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा गामा, ये है, और ये आपका इक्वल है आइडेंटिटी के, सो 1001, यही है ना। तो कंपेयर कर लो तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक मिनट, यहाँ पे सही है ना। तो और क्या आया यहाँ से, अल्फा गामा इज इक्वल टू 0, आइडेंटिटी था ना, तो 1001 एंड बीटा गामा इज इक्वल टू 1। देखो क्या कहना चाह रहा है ये, तो इसको और सिंप्लीफाई करना होगा। अल्फा बीटा गामा भी रियल नंबर सच दैट, बता रखा है कि बीटा नॉन जीरो है, गामा नॉन जीरो है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है। तो बीटा गामा तो नॉन जीरो है, सो यहाँ से यहाँ क्या बता रहा है, गामा नॉन जीरो, अल्फा इंटू गामा जीरो है आपका, और गामा इज नॉन जीरो, सो इसका मतलब अल्फा यहाँ से जीरो होना पड़ेगा, सो इसका मतलब है अल्फा को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि नंबर चाहिए। सो अल्फा इंटू गामा, गामा नॉन जीरो है, सो अल्फा को जीरो होना पड़ेगा। यहाँ से बीटा चूंकि नॉन जीरो था, यही बता रहा है अल्फा को जीरो होना पड़ेगा, सो अल्फा को जीरो होना पड़ेगा, तो अल्फा को जीरो पुट कर दो, तो यहाँ से एक कंक्लूजन आया कि अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अगला कंक्लूजन क्या होगा, तो अल्फा को अब जीरो पुट कर दो आप यहाँ पे, इसमें भी अल्फा को जीरो पुट कर दो, सो बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 1, और ये ऑलरेडी यहाँ पे है, सो ये कंक्लूजन आ गया, देख लीजिए आप लोग, डन ना, ठीक है। तो 1 आएगा, ठीक है, हाँ ए सही है। सो प्रोडक्ट ऑफ टू, तब भी आंसर यही आएगा, किसी तरीके से करेंगे आंसर अलग नहीं आएगा, क्योंकि आपने मुझसे सुना होगा एक क्वेश्चन के 1000 तरीके हो सकते हैं लेकिन आंसर एक ही होगा। अगर 1000 तरीके से सॉल्व करेंगे आंसर तब भी एक ही आएगा, तो आप ए इनवर्स से करते हैं तब भी आंसर यही आएगा। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ, है ना। उसमें आपने कहीं मिस्टेक किया होगा, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा, आपने वो हाँ हाँ, वो कहीं मिस्टेक, जिन लोगों का आंसर डी आ रहा है वो कहीं ना कहीं आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं, है ना। तो इनवर्स निकालना तो और आसान है, देखो एडजॉइंट पी क्या होगा, एडजॉइंट पी होगा, डायगोनल को चेंज करो और नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो, है ना। ये एडजॉइंट होता है, डायगोनल को चेंज करो, नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो। अब डिटर्मिनेंट निकाल लो पी का, सो डिटर्मिनेंट निकालोगे माइनस बीटा गामा, तो यहाँ से पी इनवर्स आ जाएगा आपका 1 अपॉन माइनस बीटा गामा इंटू एडजॉइंट, है ना। तो एडजॉइंट है 0 माइनस बीटा माइनस गामा अल्फा। अब आप इसके साथ काम कीजिए तब भी आपका आंसर वही रहेगा, अगर आप चाहो तो इसको डिवाइड कर दो, है ना। सो बीटा गामा ऑलरेडी नॉन जीरो है तो इसको सिंप्लीफाई करो 0, तो ये आ जाएगा 1 बाई गामा, यहाँ से आ गया 1 बाई बीटा, और यहाँ हो गया अल्फा अपॉन माइनस अल्फा अपॉन बीटा गामा। चेक कर लीजिए एक बार। सो ये मैट्रिक्स निकल के आ गया भैया, ठीक है जी। हो गया था, वो इंडेक्स का सम सर नहीं, वो मिस्टेक हो गया था। हाँ तो इससे भी करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, क्योंकि हम किसी भी तरीके से सॉल्व करें, अगर हमारा तरीका सही है, कॉन्सेप्ट सही है, अप्रोच सही है, तो आंसर सही आएगा। इससे तो बीटा गामा प्लस माइनस 1 आता है। नहीं नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं सॉल्व करूँ आगे। चलो तो यहाँ से क्या करते हैं, पी इनवर्स को पी के को रख देते हैं। चलिए सो पी इनवर्स हमने अभी निकाला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट पी इंटू
एडजॉइंट ऑफ पी, एडजॉइंट था, डायगोनल को चेंज करो, नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो, ठीक है। सो यहाँ से पी और पी इनवर्स इक्वल कर दो जी। सो अल्फा बराबर 0, ये पहला एलिमेंट और ये पहला एलिमेंट 0 कर दो, पहला एलिमेंट एक अल्फा है ना, 0 कर दिया। बीटा बराबर 1/गामा, दूसरा इक्वेशन आएगा बीटा बराबर 1/गामा। तो देखिए कहाँ आपको माइनस, यहाँ तो मुझे दिख रहा है, अच्छा समझिए अभी। तो तीसरा इक्वेशन होगा गामा इज इक्वल टू 1/बीटा। 4 इक्वेशंस बनेंगे ना, 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एंड दे हैव इक्वल ऑर्डर। सो ये क्या तीसरा इक्वेशन बनेगा 0 इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन बीटा गामा। बताओ भाई कैसे +-1 आ रहा आप लोगों का? ठीक है जी। तो ये एक पी इनवर्स है ना, पी इनवर्स पी के इक्वल था, तो ये क्या था, ये ना, ये इक्वल इसको रख देना है आपके पास, अल्फा बीटा गामा 0 करो, इक्वेशन बनाओ ना, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। कहाँ आ रहा है? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा गामा इक्वल टू 1 आ गया, चाहे इसमें करो इसमें करो, और यहाँ से दोनों से अल्फा 0 आ गया, सेम ही तो आया, कहाँ अलग आ गया? ध्यान से करोगे कैलकुलेशन तो गलती नहीं होगी, यही गलती एग्जाम में भी होगी अगर आप ध्यान से नहीं करोगे तो, ये ध्यान है ना। चलिए जो बोला प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ पी इनवर्स, तो समहाउ आपसे पूछ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स, इसे क्वेश्चन पूछा है ना, आगे हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू डिटर्मिनेंट के इक्वल होती है, तो ये पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ पी इनवर्स बताओ, तो मतलब इनडायरेक्टली पी इनवर्स का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है जो कि 1 डिटर्मिनेंट पी होगा, तो आप पी का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे फिर 1/p कर देंगे, वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये चीज़ है। है ना, बहुत सारी चीज़ें आइगन वैल्यू पढ़ने के बाद ना आसान हो जाएगी, अभी थोड़ी सी, क्योंकि आइगन वैल्यू वाले मेथड से ना बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, वैसे मुश्किल होगा, लेकिन ये जैसे ये सभी क्वेश्चंस हैं, तो ये अभी कैली हैमिल्टन थ्योरम है जो क्या कहता है कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो उससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, तो ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको पी स्क्वायर निकालने की, पी क्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, तो ये सब कैली हैमिल्टन थ्योरम से हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था ना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जैसे ये कह रहा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो बताओ क्या आंसर होगा, देखो सॉल्व करके बताओ, कल ही हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़े थे, तो कह रहा है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, बताओ a² + b² + c² + d² क्या होगा, ये जैम का ही क्वेश्चन है, सोच के बताओ, मतलब ट्राई करो पहले आराम से, तो डेफिनेशन देख लो कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, ऑर्थोगोनल पढ़ाया मैंने कि नहीं, कल डिस्कस किया था ऑर्थोगोनल, है ना, हाँ ट्राई कीजिए एक बार, ट्राई करके देखिए होगा कि नहीं होगा। अच्छा अभी नेट के लिए एक बच्चा पे किया है, ऐड कर दिया ना, ठीक नहीं नहीं अब मैसेज नहीं किया, ये तो नहीं मैसेज भी नहीं किया है, किया होगा, बहुत मैसेज आया हुआ है वहाँ, ठीक है ठीक, उसको बोल देता हूँ आप कर देगा वो, हाँ ठीक है मैं समझ गया, तो मैं ऐड कर देता हूँ। देखिए एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, तो ये मान लो एक क्वेश्चन अभी मैं, ये बोल रहा है कि आपका एक व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट,
ये 6x6 का डिटर्मिनेंट है ना, तो ये 6x6 का है तो सर फर्स्ट क्वेश्चन का -27 आंसर होगा। -27, ओके। तो सर ये जो आप लिखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट वो वाला, हाँ, लेकिन ये तो स्क्वायर है तो ये माइनस कैसे आ सकता है? उसका नहीं सर, ये जो नीचे डिटरमिनेंट लिखे हैं। अच्छा, ये वन, क्वेश्चन नंबर 1, ये 60 नंबर है वो, हाँ ये 1 नंबर। अच्छा सर पहले वाला का मेरा 0 आया सर। अच्छा, ये -27 आपका, ये 0 आ गया, ओके। 60 का 0। 60 का 0 आ रहा है, ठीक है, ये 0 आ रहा है। ये तीसरा है कि ये इक्वल 4 ऑप्शंस आपको इसमें दे रखा है, एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है ये। z माइनस वाई, z माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, बी ऑप्शन है एक्स वाई एक्स माइनस जेड, वाई माइनस जेड, सी है आपके पास एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, वाई माइनस जेड का स्क्वायर एंड जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, एंड डी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 0 आएगा। और क्वेश्चन ये जो 2 का ऑप्शन ए आएगा, z माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स इंटू ये वाई माइनस एक्स। अच्छा, इसका ए आ रहा है।
तो मैं सॉल्व करूं या सबको समझ आ रहा है? सिंपल डेफिनेशन यूज कर लो ऑर्थोगोनल का, तो उससे रिलेशन मिल जाएगा आपको इजीली। ठीक है ना, तो A इंटू ए ट्रांसपोज आई के इक्वल कर लोगे तो वहां से आ जाएगा। इसमें थोड़े से ऑपरेशन यूज करके आपको ठीक से सिंप्लीफाई करना है, तो उससे हो जाएगा। ये भी ऑपरेशन यूज करके सिंप्लीफाई करना है। -9 आ रहा है तो। -9 आ रहा है, अब जो चलो एक ऑप्शन -9 भी बना देते हैं। -27. अच्छा -27, चलो देखो ज़्यादातर लोगों का वही आ रहा है। यस सर -27 माइनस नहीं सर, -9 नहीं है, -20। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ना, प्रॉपर्टी लगा के कर पाओगे। देखो ये आएगा, ये जैसे ए बता रहे हैं इसको वेरीफाई करो। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो कि थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली सॉल्व कर पाओगे। इनिशियली मुश्किल लगेगा लेकिन आप ट्राई करो तो आपका सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ट्राई करना पड़ेगा उसके लिए। और क्वेश्चन लिखूं या इसको सॉल्व करूं, बताओ। कौन सा? ये 60 ये वाला सर 1 2, इसका नाम मैंने 1 रखा अभी और इसका 2 रखा है। ये वाला 1 वाला, अच्छा तो इसमें ऑपरेशन लगाना है सिंपली। पहले तो एक्सपैंड कर लो फिर ऑपरेशन लगा लो। तो इसमें जो है क्या किया हमने, 1 0 0 2 फिर 1 2 के बीच का गैप घट रहा है। तो ये जो डेल्टा है आपके पास 1 1 2 3 4 आई थिंक 6 क्रॉस 6 है ना, सो 2 हो गया। फिर ऐसे ही है 0 1 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 एंड यहाँ है 1 0 0 0 0 2, यही है। तो किसी एक रो के अलॉन्ग पहले एक्सपैंड कर लो तो उससे इजीली दिख जाएगा। सो अगर आप ऐसे प्रॉपर्टी लगाना चाहोगे तो फिर उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर मैं प्रॉपर्टी लगा मान लो इसको 0 बनाने की कोशिश करूँ तो इसको मैं, एक मिनट, ये सेम कैसे हो गया? फर्स्ट और लास्ट रो सेम है, लिखने में गलती हुई है ना। यहाँ 2 है, ये 2 चल रहा था ना तो यहाँ 2 आएगा, ये मैंने गलती की है ना, ये 2 वाला होगा। 2 यहाँ चल रहा था और ये देख लेते हैं एक बार ना। हाँ तो उधर 2 चल रहा था ना, 2 2 2 2 6 क्रॉस 6 है कि नहीं? अच्छा यहाँ मैं गलती किया, अभी पूरा लिखा भी नहीं है, क्वेश्चन गलत यहाँ। 6 क्रॉस 6 का है ना ये। इसमें अगला आया था 0 1 6 है 3 3 6, अरे यार क्या कर दिया मैंने, 0 2 होगा ना। यहाँ 1 है यहाँ 2 है ना, ओके ओके। ये मैट्रिक्स है ना, पहले गलत लिखा था मैंने, ये पूरा 6 क्रॉस 6 के होने चाहिए। अभी ठीक है 6 क्रॉस 6 का है, मतलब ये वहाँ सही है, ये वाला सही है, तो 6 क्रॉस 6 का है ना, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ अगर तुम ऐसा सोचोगे कि ठीक है चलो ऐसा करते हैं कि इसमें से इसको 0 बना देते हैं तो उससे क्या डिफरेंस आएगा, बना तो सकते हैं है ना। C6 -2 C1 करेंगे तो ऊपर 2 0 हो जाएगा। हाँ इसको हम 0 कर सकते हैं तो ये चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसा बना सकते हैं चाहे तो, कि मैं यहाँ पे ऐसा करूँ, तो सब में ऐसा किया जा सकता है। मैं अगर कॉलम 6 की बात कर रहे हैं आप, बस कैसे भी कर लीजिए, रो से कर लीजिए, कॉलम से 6 रो को चेंज करूँ 6 रो -2 टाइम फर्स्ट रो, वर्क करेगा। ऐसे ही इस 2 को मैं इसके हेल्प से 0 बना सकता हूँ, बना सकते हैं। तो एक काम करो 5th रो को चेंज करो 5th रो -2 टाइम सेकेंड रो, इस 2 को मैं इस 1 के हेल्प से 0 बना सकता हूँ। तो एक काम करो 4th रो को चेंज करो 4th रो -2 टाइम
थर्ड रो। ये ऑपरेशन लगा लो भाई। सर एक ऑपरेशन एक बार करेंगे तो फिर मैट्रिक्स रिड्यूस होता जाएगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं ना, इसे अभी एक साथ तीनों लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो डिटर्मिनेंट, ये ऑपरेशन लगाने पर डिटर्मिनेंट तो सेम ही रहता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधा सीधा डिटर्मिनेंट तो सेम ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 4 5 6 को चेंज कर रहे हैं, तो 1 2 3 चेंज नहीं होगा, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो चेंज नहीं होगा, और यहां तक चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अब अगला चेंज करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ फोर्थ रो पे, पहले फोर्थ रो पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, तो मेरा फोर्थ रो अब चेंज होगा। कैसे चेंज होगा कि फोर्थ रो में से, यहाँ मैंने, हाँ फोर्थ रो लिखना पड़ेगा, फोर्थ रो -2 टाइम थर्ड रो, तो फोर्थ रो में से थर्ड रो के सेकेंड टाइम करके घटा दो। सो जब आप, ये तो 0 0 ही है, तो पहला 2 एलिमेंट में कोई इफेक्ट नहीं, 2 टाइम 1 तो 0 हो जाएगा, 1 - 2 टाइम 2 तो 1 - 4 -3 0 0 हो जाएगा। फिर यहाँ अगला देख लो, अब सेम ये ऑपरेशन लगाओ फिफ्थ रो पे, फिफ्थ रो -2 टाइम सेकेंड रो, हो जाएगा भाई, जिसका डाउट था देख लो, तो ये हो जाएगा 0 0 0, फिर यहाँ 0 -3 0 0 0 0 0 0 -3। अब देखो ध्यान से, ये क्या बन गया, ये क्या है, दिस इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना, ये तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो पूरे डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लो, 1 × 1 × 1 × -3 -3 सो -3 की पावर 3, तो आ जाएगा -27। अभी भी डाउट है किसी को, पूछो। देखो एक स्टेप में ही काम हो गया, हमने एक साथ लगा लिए इतने ऑपरेशंस, तो कोई दिक्कत, एक साथ ही रिड्यूस हो गया सब। तो हमने फोर्थ रो फिफ्थ रो सिक्स्थ रो को एक साथ चेंज किया, तो इसको इसके रेस्पेक्ट में, इसको इसके रेस्पेक्ट में, और इसको इसके रेस्पेक्ट में चेंज किया, तो ये ऑपरेशन लगाया, तो सीधा सीधा आंसर आ गया। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। सो अभी जो आई थिंक जगन्नाथ पूछा था लास्ट टाइम कि हाउ कैन वी एक्सपेंड द, अभी 4x4 5x5 6x3, तो दिस इज 6x3 6x6 मैट्रिक्स एंड वी डिडंट एक्सपैंड दिस, है ना, हमने एक्सपैंड नहीं किया ना, सिंपल प्रॉपर्टी से आंसर आ गया। तो एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा जो प्रॉपर्टीज से आ जाएगा, वो नहीं चाहता कि तुम एक्सपैंड आधा घंटा लगा के एक क्वेश्चन की डिमांड निकालो, है ना। सो वो कैलकुलेशन चेक करना थोड़ी चाह रहा है कि तुम्हें आता एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है कि नहीं, तो कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा है ठीक है ना। तो हम प्रॉपर्टीज लिख रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट लिख दिया मैंने। सो डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं, बाकी और क्वेश्चंस अगर करना चाहो थोड़े क्वेश्चन और ट्राई कर लो, सो दैट आपको मेन है प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। थ्योरीज तो कहीं भी तुम्हें मिल जाएगा, लिमिटेड है, और वो उतनी ही थ्योरीज हर जगह है। बाकी मैंने ग्रुप में बहुत सारे असाइनमेंट भेज दिए हैं, सो जैसे तुमसे ये पूछता है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम का आया हुआ है, अभी मान लो मैं तो तीसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, तो ये ऐसा क्वेश्चन है, 0 0 0 1 0 0 0 नहीं 1 0 एंड 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा। ये बेसिक प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस हैं, एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम प्रॉपर्टी से, अगर इसी को मैं 5x5 कर दूं तो क्या होगा, ठीक है ना। अगर आप मैं 5x5 कर दूं, ये सब है, तो ये 5x5 का है, बट प्रॉपर्टीज यूज करके आप कुछ सेकंड में आंसर बता पाओगे। इसका भी 1 फोर्थ का भी, तो फोर्थ और फिफ्थ दोनों का 1 होगा पक्का, देख लो।
मतलब ये थर्ड फोर्थ ना, तीन दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 3 एक क्वेश्चन नंबर 4 है। थोड़ा दिमाग लगा के देखो, ऐसे तुक्का नहीं लगाने। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू ए बी। सो इसका 1 आएगा है ना, ठीक है ना, ये चेक कर लेना, और इसका -1 आएगा। ये सब एंट्रेंस के आए हुए क्वेश्चन है, जैम गेट नेट में से किसी एग्जाम में से, तो ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। और यही सब एग्जाम में आएगा, मैं कह रहा हूँ यही सब एग्जाम में आएंगे। तुम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में कुछ भी नया नहीं होगा, जो तुमने पढ़ रखा वही एग्जाम में आएगा। जी अपना क्वेश्चन पूछ लूं मैं, फिर वो गेट स्टैटिस्टिक्स और डीए वाले का। हाँ 1 मिनट 2 मिनट रुक जाओ, इसको कंप्लीट कर लेता हूँ तो। यस, तो क्वेश्चन है देन डेल्टा 1 डेल्टा 2 में क्या रिलेशन है, जो ऑप्शंस है हमारे पास। सो ऑप्शंस आर एक्चुअली, पहला ऑप्शन है डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2, दूसरा ऑप्शन है डेल्टा 1 इज 2 टाइम डेल्टा 2, तीसरा ऑप्शन है डेल्टा 1 इज माइनस ऑफ डेल्टा 2, एंड द फोर्थ ऑप्शन है डेल्टा 2 इज 2 टाइम डेल्टा 1। बताइए। तो सोचो तुम लोग, जब तो है ना, ये होमवर्क है मान लो अभी के लिए, अभी इनका क्वेरी देखते हैं क्या है, फिर हम लोग अगला बैच का टाइम भी है। तो